विदेशों में यूएनडीपी के को चेयरपर्सन आप रहे। भारत का प्रतिनिधित्व आपने कई देशों में किया। यूएनडीपी तो अभी का पार्ट है। पिछले 2 वर्षों से हम लगातार काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में सहज सुलभ एनर्जी कैसे मिले। आप बहुत सारे देशों का दौरा भी करते हैं। विदेशों में जब लोग आपको देखते होंगे कि ये भारत से आए हुए हैं, भारत का एक आम व्यक्ति और नेता जब भी विदेश में जाता है तो पहले की तुलना में आज का भारत कहाँ स्टैंड करता है? 14 के बाद से हम परिवर्तन देख रहे हैं। सामने वाले की नजर परिवर्तित हो जाती है। वह सब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं जितनी बड़ी संख्या में वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए लोग नहीं आते। ये जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का आप लोगों का प्रयास रहा, भारत ने अभी तक कितना इसमें काम कर लिया है? कि हम 2030 तक हम 175 गीगावाट बिजली बनाएंगे। हमने यह लक्ष्य 2022 में ही प्राप्त कर लिया, 8 वर्ष पहले, और अब हमने लक्ष्य 2030 में 500 गीगावाट का रखा। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आज के पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि पेशे से चिकित्सक है, जनप्रतिनिधि बने। तराई क्षेत्र के पश्चिमी चंपारण का प्रतिनिधित्व भारत में करते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व यूएन में करते हैं, जिन्होंने क्लीन एनर्जी से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक में काम किया है। जी हाँ, बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और शुरुआत, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया है, तो हमारे दर्शक बेहद इंटरेस्टेड हैं। विदेशों में यूएनडीपी के को चेयरपर्सन आप रहे। भारत का प्रतिनिधित्व आपने कई देशों में किया। बिहार के लिए ये गौरव की बात है कि आप वहाँ तक जाकर भारत के काम को लेकर गए और वहाँ से एक छवि आपने कहीं ना कहीं भारत की डेवलप की। आपका जो योगदान रहा है, हम समझना चाहेंगे उस काम को। यूएनडीपी तो अभी का पार्ट है। पिछले 2 वर्षों से हम लगातार काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में सहज सुलभ एनर्जी कैसे मिले, और उसके तहत यूएनडीपी में एक एनर्जी गवर्नेंस एडवाइजरी ग्रुप बना था जिसका मुझे को चेयर बनाया गया है। और उसके तहत हम विभिन्न जितने भी एनर्जी से जुड़े हुए क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो ईवी हो या फिर सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो, सभी में कैसे हम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हर व्यक्ति तक सस्ती, सुलभ और ग्रीन ऊर्जा पहुंचा सकते हैं, इस पर एक पूरी योजना बन रही है। जो योजना यूएनडीपी के माध्यम से विभिन्न देशों को भेजी जा रही है, उनके भी रिपोर्ट्स लिए जा रहे हैं कि उनकी क्या इस पर सोच है। फिर ये सारे विशेषज्ञों की टीम है। 2 हम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, बाकी सभी एनर्जी के किसी न किसी सेक्टर के या तो विशेषज्ञ हैं या ऑक्सफोर्ड से लेकर के एमआईटी तक के प्रोफेसर्स हैं जी। जो उसमें हम लोगों को टेक्निकल इनपुट्स देते हैं और उसके हिसाब से सारी चीज़ें बन रही हैं। उम्मीद है कि हम इस वर्ष के यूएन रिजोल्यूशन में अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे सितंबर में। उसके बाद उसको कैसे विश्व लेता है, यूएनडीपी लेता है, यह उस समय देखने की बात होगी। आप बहुत सारे देशों का दौरा भी करते हैं। अगर हम भारत की छवि की बात करें, हिंदुस्तान, देखिए, बहुत सारे लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे बिहार के लोग खास तौर पर भी, कि आपने क्या देखा विदेशों में जब लोग आपको देखते होंगे कि ये भारत से आए हुए हैं और भारत का एक आम व्यक्ति और नेता जब भी विदेश में जाता है तो पहले की तुलना में आज का भारत कहाँ स्टैंड करता है? बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो गया। जी। 2009 से 14 भी मैं सांसद रहा हूँ, जब कांग्रेस का समय था। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जब हम जाते थे तो या तो कोई जूनियर ऑफिसर हम लोगों से मिलेगा या फिर कोई पार्लियामेंट का कोई डेलीगेशन हमसे मिलेगा। 2014 के बाद इतना बड़ा परिवर्तन आया है। जिस देश में भी हम गए हैं उसमें जिस विषय के लिए हम जाते हैं उसके मंत्री से सीधी बातचीत होना, वो सब भारत के प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित हैं कि कैसे भारत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, किस तरह से माननीय मोदी जी विश्व पटल पर
भारत की बातें इतनी मजबूती से रखते हुए भी विश्व के सभी देशों को अपने पक्ष में तैयार कर लेते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। यह अद्भुत लीडरशिप के बारे में सभी इम्प्रेस रहते हैं। पहले मैं जाता था विदेश का दौरा, मैं विगत 35 वर्षों से कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन उस समय जाने पर एहसास ही नहीं होता था, लगता था कि कहाँ के व्यक्ति आ गया है, इस तरह का एहसास होता था। 9 से 14 भी मैं गया हूँ जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। बिल्कुल। उस समय भी हम लोगों के जाने पर, चाहे वह चेकिंग हो, चाहे दूसरे जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जाने पर, उसमें काफ़ी समय लगता था। 14 के बाद से हम परिवर्तन देख रहे हैं कि जैसे हमारा पासपोर्ट देखता है कि इंडियन डिप्लोमेट हैं, सामने वाले की नज़र परिवर्तित हो जाती अच्छा। है कि आप सब कैसे इतना अच्छे से देश चल रहा है, हम लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हम मिस्टर मोदी से काफ़ी उनके कामों के प्रति दिलचस्पी लेते हैं, और कैसे कोई प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा जनता में पॉपुलर हो सकता है, उनके लिए आश्चर्य का विषय है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस देश में जाते हैं वहाँ पर जो भारतीय अप्रवासी भारतीय हैं वह सब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं जितनी बड़ी संख्या में वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए लोग नहीं आते। नहीं आते। एक वर्ड में देखा गया है कि एक चिंता थी ये कार्बन उत्सर्जन की। चूंकि पर्यावरण को लेकर सभी देशों के साथ भारत की भी अपनी चिंताएं थी, तो ये जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का आप लोगों का प्रयास रहा और सोलर पैनल के थ्रू जो आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि भारत ने अभी तक कितना इसमें काम कर लिया है? अगर हम भारत की भूमिका देखें तो वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस वक्त भारत को देख रही है कि भारत ने ये कर कैसे लिया, क्योंकि हमने देखा ये इतना आसान नहीं है। आप देखिए हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग, और उन 140 करोड़ लोगों को सोलर पैनल से आप एनर्जी दे रहे हैं, अपने घर की बिजली खुद पैदा करो। तो ये भारत की कोशिश जो सिर्फ एक परिवार या एक घर के लिए नहीं, एक वर्ल्ड लेवल पर एक चिंता को आप दूर कर रहे हैं। ये पर्यावरण सबसे बड़ी समस्या है। मैं जब बचपन में था तो मेरे घर में जो खेत में काम करने वाले वो मजदूर थे, वो बोलते थे कि आज हथिया है, नक्षत्र है, तो बारिश होने वाली है। अच्छा। मैं सोचता था कि कहीं बादल दिख नहीं रहा, बारिश कैसे बोल रहा है। और शाम होते होते बारिश होती थी। आज जलवायु परिवर्तन इतना सीरियस इशू हो गया है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप जब बोने का समय आता है तो क्या होगा किसी को नहीं पता है। जब कोई ज़रूरत नहीं, अभी आपने फोटो देखा होगा, दुबई में सारी कारें बाढ़ में डूब गई हैं। अभी 1 हफ्ते पुरानी ही तस्वीर है। ये चीज़ें कोई सपने में नहीं सोच सकता था। तो पूरा का पूरा वैश्विक वातावरण बदल रहा है। मोदी जी कितने इसके प्रति संवेदनशील हैं, आप इसी से सोच सकती हैं कि 2015 में उन्होंने 175 गीगावाट हरित ऊर्जा से बनाने का वादा किया था, सोलर, विंड और हाइड्रो से। और यह वादा था कि हम 2030 तक हम 175 गीगावाट बिजली बनाएंगे। हमने यह लक्ष्य 2022 में ही प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष पहले जिस चीज़ का हमने दुनिया से वादा किया था कि हम 2030 में करेंगे, वो 2022 में प्राप्त कर लिया। और अब हमने लक्ष्य 2030 में 500 गीगावाट का रखा। तो ये 500 गीगावाट तो हमारी क्षमता ही नहीं थी, और आज हम केवल हरित ऊर्जा से 500 गीगावाट बनाने की बात करें। यह मोदी जी के 10 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन है। 10 साल पहले कोई इस बारे में हमें लगता है ज़्यादा सोच भी नहीं सकता था, और आज ये जानकारी हर एक आम व्यक्ति को भी है कि क्या है ये एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में। प्रधानमंत्री का जो विज़न है इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हैं, मतलब वो कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, उनका भाव कैसा है, लोगों से मिलते हैं तो क्या बात करते होंगे, ये रहता है सभी के मन में जानने की इच्छा। तो संजय जायसवाल जी, जब आपकी मोदी जी से पहली मुलाकात हुई तो क्या आपने अलग देखा, क्या आपने अलग पाया, बाकी लीडर से अलग मोदी जी कैसे आपको लगे? सबसे अच्छा तो मुझे यह लगा कि हम भाजपा के सांसद एक जगह इकट्ठा थे। हमारे मित्र थे CR पाटिल। अच्छा। हम लोग 2009 में सभी पहली बार सांसद बने थे। अच्छा। हम लोगों ने सांसदों ने इच्छा की कि हमें
मोदी जी से मिलना है तो CR पाटिल जी को हमने, आप भी वो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमने कहा कि हमें मिलाना है आपको। तो इसमें क्या है, जब चाहिए तब मिल लीजिए। हम कहे कि अपॉइंटमेंट लो। कहा कि नहीं, किसी सांसद को मोदी जी से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते वो मंगलवार को सभी सांसद विधायकों से मिलते हैं। विधायकों को कहना होता है कि हम इतने बजे मिलेंगे, और सांसद कभी भी, हिंदुस्तान के कोई भी सांसद मंगलवार को जा कर के मोदी जी से सीधे मिल सकते हैं। यह बात मैं आज से 14 साल पहले की कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है इस देश में कि विधायकों को और सांसदों को खास करके अपने मुख्यमंत्री से मिलने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन एक ऐसा भी मुख्यमंत्री है जो कि हर सांसद विधायक से हफ्ते में एक दिन सीधे मिलते हैं। नीचे में सभी सेक्रेटरी बैठे रहते थे, सभी विभागों के सचिव बैठे रहते थे। जिस विधायक का जो भी काम है वह वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को बताएं, उनका काम सही लगेगा, उसी समय नीचे जाएंगे वो, और नीचे उस विभाग के सचिव उसी समय उनका काम डिस्पोज कर देंगे। और अब सब मोदी का परिवार भी शायद इसीलिए बन गए, क्योंकि वो फीलिंग आती है, वो महसूस होता है कि हम परिवार की तरह जैसे खुल के बात करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी से भी आप खुलकर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 47 तक का मिशन लेकर चल रहे हैं। एक ऐसे नेता जो आज से 5 साल की सरकार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वो भी 47 तक का एक टारगेट उन्होंने फिक्स किया हुआ है। क्या वो टारगेट है, क्या है आप लोगों का लक्ष्य, देश को आप क्या देने की तैयारी में हैं? भारत 13वीं शताब्दी तक पूरे दुनिया का 40% बिजनेस कंट्रोल करता था, और जब मोदी जी बने तो उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की। जी बिल्कुल। उस समय हमारे विरोधियों ने बहुत हंसा भी। आज मेक इन इंडिया एक ऐसी सच्चाई है, पूरी दुनिया देख रही है कि हम लोग भारत में हमें अपने उद्योग लगाने चाहिए। बिल्कुल। और मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है, हमारा इस वर्ष चुनाव होना था, इस वर्ष का बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते तो आराम से कुछ कांग्रेस स्टाइल में कुछ मुफ्त की चीज़ें बांट करके और वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन वह जीवन में उन्होंने कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। 2047 में विकसित भारत उनका सपना नहीं, उनका ध्येय। कोई वो रहेंगे, हम रहेंगे, किसी को नहीं पता है, लेकिन यह उनका ध्येय। और विकसित भारत का अर्थ क्या है? इस देश को अमीर राष्ट्र बनाना। अमीर राष्ट्र तभी बन सकता है जब यहाँ का हर व्यक्ति अमीर हो। आप जनता अगर अमीर नहीं है तो आप ऐसे अमीर राष्ट्र बन जाइएगा। तो हर व्यक्ति के घर में कैसे खुशियाँ आए, हर व्यक्ति एक सम्मानित जीवन कैसे जिए, हर व्यक्ति कैसे आर्थिक उन्नयन उसका हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वह भी अकल्पनीय है। 2014 से पहले आपको एक अपने बच्चे को पढ़ाना होता था, 2 लाख रुपए अगर आपको चाहिए, बेटे को इंजीनियरिंग में या मेडिकल में डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती होता था। बिल्कुल। आज आपको, मैं कितने लोगों को 25 लाख रुपए बिना किसी गारंटी के दिला पाया हूँ, मुझे भी याद नहीं है। कितने लोगों को मुद्रा योजना से 10 लाख रुपए मिले हैं। हर जिले में आपको लाख में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने मुद्रा योजना से बिना गारंटी के, मोदी जी की गारंटी एक तरह से कहिए कि उस पर लोन लिया। यह सब चीज़ें कौन सोच सकता था? एक छोटी सी बात है, मैं एक छात्र जीवन में था, हम लोग का कोई एक नॉर्मल पेपर होता था, हमारा मार्कशीट होता था, तो हम BDO CO डॉक्टर लोग के पास घूमते थे कि भाई अटेस्ट करो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, मेरा हर नागरिक पर विश्वास है, आप खुद अपना टेस्ट कीजिए। ये सब चीज़ें इतनी प्रगतिशील है, और 2047 के विकसित भारत के लिए जो कदम वो उठा रहे हैं वह सब इतना बड़ा परिवर्तन कर रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि आज औद्योगिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं। जब मोदी जी आए थे तो हमारे 1,35,000 सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं था। बिल्कुल। आज हम 26,000 करोड़ का सामान विदेशों में बेच रहे हैं। हम ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को अभी बेचा हमने।
तो ये इतना बड़ा परिवर्तन जो मेक इन इंडिया का उनका था। सेमीकंडक्टर्स आज दुनिया में 3-4 देश बना रहे हैं, हमारे यहाँ 3-3 कंपनियां आ गई कि हम सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। फार्मा कैपिटल हम अपने आप को कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा हम फार्मा कैपिटल है, लेकिन सच यही था कि हम फार्मा के पैकेजिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थे। सामान चाइना से आता था, हम उसको पैकेट में बनाते थे और बेचते थे। आज मोदी जी का ये मेगा मेडिसिन पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, एक योजना की शुरू से लेकर अंत तक एक ही इलाके में सभी सुविधाएं मिले, उसने इतना बड़ा औद्योगिक परिवर्तन किया है कि हर इलाका आज प्रगतिशील है। पूरी दुनिया देख रही है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ भी करना है, तो हमें भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। मतलब हम खबरों में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा लगता था कि दूर चिड़िया का नाम है, लेकिन आज वो इन्वेस्टमेंट, वो गुजारिश करते हैं मोदी जी से कि हमारा लगवा दीजिए, यहाँ प्लांट लगवा दीजिए, हिंदुस्तान में हमको मौका दीजिए, और भारत सरकार मौका दे भी रही है। चलिए चर्चा में हम अब आगे चलते हैं आपके जीवन की तरफ। आपने पीएमसीएच से, हमें पता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की है, आगे की भी पढ़ाई की आपने, तो अगर हम उस दौर की जिक्र करें। लालू जी के कारण मेरे बैच के लड़कों को तो नौकरी मिली नहीं बिहार में। हम लोग उस ज़माने में वो मेडिकल पास आउट किए जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे क्लासमेट्स जो हैं दुनिया के सभी देशों में हैं, दुनिया के सभी देशों के अच्छे कॉलेजेस में आज प्रोफेसर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं। पर स्टूडेंट लाइफ में मैं सभी को कहता हूँ, खूब पढ़ो, लेकिन स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, बदमाशियों में भी ध्यान देना चाहिए। अगर सब चीज़ें एंजॉय नहीं करोगे, केवल पढ़ाई भी करोगे, तो बाद के जीवन में जरूर अफसोस करोगे कि मैंने जीवन में पढ़ाई छोड़ के कुछ नहीं किया, जो हम लोग अपने बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखे थे। सर, पढ़ाई लिखाई से आगे निकलकर आप डॉक्टर बन गए, फिर डॉक्टर बनने के बाद एक समय आया कि आप जन नेता बन गए, जन प्रतिनिधि बन गए। 2009 में आपने लोकसभा में सदस्यता ग्रहण की, लोकसभा पहुंचे, आप चुनाव जीते। लेकिन अगर हम आपके एरिया को समझना चाहें, आपके क्षेत्र को समझना चाहें, तो पिछले 15 साल जो आपके कार्यकाल के रहे, उसमें आपके क्षेत्र में आप सबसे बड़ा काम अगर आप बताना चाहें। 2011 में मैंने देखा था कि जयपुर में किस तरह से इंडियन ऑयल डिपो में विस्फोट हुआ था और जयपुर का वो इंडस्ट्रियल एरिया पूरा तबाह हो गया था। मेरे यहाँ रक्सौल में ठीक वैसा ही शहर के बीचों बीच में ऑयल डिपो था, उसको हटा करके बाहर छपरा बहास में लाना। सड़कों में आज 5 वर्षों में 5 ओवर ब्रिजेस बना करके सभी सड़कों को, आप मोतिहारी से रक्सौल अगर आप 3 घंटे में पहुंच जाते थे तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते थे। अच्छा। वहाँ से आज उस जर्नी को 50 मिनट करना। बेतिया से पटना कभी 6 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे लगते हैं। अभी बेतिया पटना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने कर दिया है। 4 पार्ट के योजनाओं की भी शुरू हो गई है। बेतिया का बाईपास, रक्सौल का बाईपास, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें इतनी बड़ी राशि, अब 11,200 करोड़ का तो एक सिंगल प्रोजेक्ट है बेतिया पटना एक्सप्रेसवे का। जी। 4,000 करोड़ का एक पखनाहा में मैं एक पुल बनवा रहा हूँ, तमकुही पखनाहा के बीच में। उस पुल का बनने से हमारी दूरी उत्तर प्रदेश तक केवल 27 किलोमीटर रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करना, सरकारी चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाना, बिल्कुल, जिससे कि मेरे सभी किसानों को वहाँ पे मक्का डालें और 2460 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान को मिल जाए, तो ये किसानों की भी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और मक्के का रेट तेजी से उभरा, जब एथेनॉल प्लांट की चर्चा शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, तो किसानों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि संजय जायसवाल जी ने हमारे क्षेत्र के लिए ये तो बड़ा काम कर दिया, क्योंकि किसान को है कि उसको आमदनी अच्छी मिल जाए, और वो चीज़ वहाँ पर हुई है। आपके क्षेत्र में बंदरगाह की भी चर्चा हो रही है, उसके बारे में ज़रा बताएंगे, क्या है वो प्रोजेक्ट, क्या काम है उसमें? मैं नेपाल हमेशा जाते रहता हूँ। नेपाल के विभिन्न संघ, जो भी कांग्रेस, जैसे नेपाल कांग्रेस है, हिमालय, सभी के मैं नेशनल मीटिंग्स में भी जा चुका हूँ। अभी भी मैं 17 दिसंबर को गया था शक्ति बहादुर बेस्नेट के साथ समझौता करने कि वो
जल विद्युत बनाएं और उसकी बात हम लोग करें जिससे कि बिहार में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। तो नेपाल वालों का एक प्रमुख डिमांड था कि हमारे पास कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से हम अपने सामान ला सकें। हल्दिया से ट्रेनों की सुविधाएं उतनी है नहीं, उनके पास उतने डिपो नहीं है, लाने में समय भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय किया कि हम नेशनल हाईवेज की तरह नेशनल वाटरवेज बनाएंगे। और आज आप पटना और बनारस देख रहे हैं कि ये नेशनल वाटरवेज चल रहा है जी। और लगभग 10 गुनी छलांग सामान लाने ले जाने में हुआ। उसी के तहत बेतिया के पास मंगलपुर में भी टर्मिनल बनने का घोषणा हो चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है। रास्ते में एक रेवा घाट पर एक पुल है जी। जिसकी ऊंचाई कम है। अच्छा। पुल बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी की देन है कि यह निर्णय हुआ कि नहीं, इस पुल के कारण हम 500 टन के सामान को ले नहीं जा सकते हैं बेतिया के टर्मिनल पर, जिससे कि वह नेपाल समा जा सके। उस अच्छा खासा पुल को तोड़ने का निर्णय हुआ। 2000 करोड़ रुपए दे करके बड़ा पुल का निर्णय किया जा रहा क्या है, बात। जिससे कि सारा सामान हल्दिया से जो चले वह सीधे बेतिया के मंगलपुर टर्मिनल पहुंच सके। सर, जब कोविड काल भारत में आया, बिहार ने सबसे ज़्यादा उसका दर्द झेला। बिहार में आपके क्षेत्र में चनपटिया एक मॉडल जिसकी काफ़ी चर्चा होती है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या है वो मॉडल जो आपने दिया बिहार को और इस देश को, एक तरह से एक मॉडल आपने दिया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कोविड के समय पूरे देश ने देखा कि कैसे मजदूर वापस आ रहे थे। उस समय हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कुंदन जी, हम लोगों ने हुआ कि भाई इन मजदूरों का करना क्या। उसके बाद एक पूरी मैपिंग बनी कि जो जिसका जो जिसमें एक्सपर्टाइज है, जिसमें उसका अनुभव है, उसको हम लोग मदद करेंगे। यह केवल और केवल चनपटिया मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ। अच्छा। क्योंकि 25 लाख रुपए पीएमईजीपी से हम लोगों ने निर्णय किया कि इसको हम दिलाएंगे बिना किसी गारंटी के। 25 लाख रुपए सभी को लेना। मेरे इलाके में 280 लोग जो आए थे विभिन्न स्थानों से, उनको हम लोगों ने पीएम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्कीम के तहत उन्हें पैसे दिलवाए। और उसके कारण एक पूरा एनवायरनमेंट बना। जगह नहीं थी, कोई भी लेबर आपके लिए जीवन भर तो इंतज़ार करेगा नहीं कब वो लगाएगा फैक्ट्री। तो उस समय माननीय प्रेम जी मंत्री हुआ करते थे। हम लोगों ने निर्णय किया कि उनसे हम लोगों ने कहा कि हमको बीएसडब्ल्यूसी का गोडाउन दीजिए। अच्छा। तो जो गोडाउन अनाज रखने के लिए तैयार हुआ था, हम लोगों ने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों को आप दे दीजिए जिससे कि हम लोग इसमें उद्योग लगा सकें। अच्छा। कृषि मंत्री हम भाजपा के थे, वो भी सुविधा मिली। हर किसी ने बहुत कोऑपरेट किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इसमें व्यक्तिगत दिलचस्पी ली, मैंने भी व्यक्तिगत दिलचस्पी लिया। बल्कि मुझे आज भी याद है कि जब हम इन सब की मीटिंग कर रहे थे तो डीएलसीसी की मीटिंग जो होती है, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है बैंकों से, हमारे यहाँ, मुझे नहीं लगता बिहार में और कहीं हुआ होगा, उस समय सिद्धार्थ जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे और मेरे अनुरोध पे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेतिया में जुड़े और जो बैंक इनकार कर रहे थे कि क्यों हम लोग नहीं देंगे इनको, उन सबों को एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि आप सभी को करना होगा। और ये सबका सम्मिलित प्रयास था जिसके कारण हम चनपटिया मॉडल डेवलप कर सके और चनपटिया से सीख लेते हुए आज किसी गोडाउन में हमें नहीं जाना पड़े। तो मेरे कुमारबाग में 3 लाख स्क्वायर फीट का प्लग एंड प्ले तैयार है। कोई भी उद्योगपति आए, अपना मशीन लेके आए, वहाँ पे लगाए और अपना काम धंधा शुरू कर दे। यह मॉडल पूरे बिहार में 2 ही जगह बना, एक भागलपुर में और दूसरा मेरे लोकसभा क्षेत्र कुमारबाग में, अब मुजफ्फरपुर में भी बन रहा है। तो ये चीज़ें कोविड के समय की बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ। इससे लोगों को भी रोजगार मिला। और मैं यह भी फख्र से कह सकता हूँ कि मैं पहला नेता था जो कोविड के समय हॉस्पिटल में पीपीई किट पहन के गया, इलाज किया। ऐसे जब डॉक्टर भी हिम्मत नहीं करते थे, मेरे से पहले बिहार के किसी नेता ने अस्पताल का दौरा नहीं किया है। मैं पहला सांसद या पहला राजनीतिक व्यक्ति था जो पीपीई किट पहन के गया और अपने सभी मरीजों को देखा। और जब कोविड की दूसरी वेव चली
तो चिकित्सक होने का मुझे ये फ़ायदा मिला कि मुझे लगता था कि कोविड आने वाला है, तो मैंने लॉयंस क्लब को, रोटरी क्लब को कह के पूरा एक नर्सिंग हॉस्टल को खाली कराया था और 750 बेड विथ ऑक्सीजन हम लोगों ने तैयार कराया था। और उसका नतीजा ये निकला कि मेरे ज़िले में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि बिना ऑक्सीजन और बिना बेड मिले उसके साथ कोई दुर्घटना हुई हो। बल्कि हमने 54 आईसीयू बेड उस समय इंतजाम किए थे और दिल्ली से मेरे पास 5 मरीज आ गए, दिल्ली से एम्बुलेंस से वो बेतिया आकर के मेरे यहाँ भर्ती हुए। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। लॉकडाउन के वक्त लग रहा था कि लोग घर से बाहर कैसे निकलें, और मतलब लोगों को इलाज तो छोड़िए, दवाएं मिलना, डॉक्टर्स की सलाह मिलना भी मुश्किल हो गया था। और आप लोग पूरा सेटअप तैयार करके बैठे थे कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को यूं ही नहीं रहने देंगे, सबको बचाएंगे, और आपने बचाया भी बेशक। आपके बारे में तमाम बातें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और उसके साथ हमारे दर्शक एक और बात जानने में इंटरेस्टेड है आपके बारे में कि जो आपका राजनीतिक सफ़र रहा, जो आपका विचार रहा, आपके क्षेत्र के लोग आपसे काफ़ी जुड़ाव महसूस करते भी हैं। आपका सेवा भाव एक चिकित्सक के रूप में भी है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी है। लेकिन आपको किससे प्रेरणा मिलती है, आप किससे प्रोत्साहित होते हैं? देखिए, आप जो उदाहरण सेट कीजिएगा वही आपसे जो साथ जुड़े व्यक्ति हैं वो करेंगे। हम एक ऐसे नेता के साथ काम कर रहे हैं जिसने 30 वर्षों में एक साधारण अवकाश भी नहीं लिया। तो जाहिर बात है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन भी अवकाश नहीं लेते हैं, तो हम सब की का भी यह दायित्व बनता है कि हम सब लगातार कार्य करें। प्रदेश अध्यक्ष भी था, तो मुझे अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता था तो मैं जा कर के क्षेत्र में जरूर जाता था। हफ्ते में 3-4 दिन उस समय भी मैं चला जाता था। पटना में बहुतों को लगता था कि आप यहाँ अभी यहाँ हो, दोपहर में वहाँ हो, रात को फिर वापस आ जाते हो। लेकिन अपने क्षेत्र में रहना, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहने से मुझे जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। और लोगों का प्यार भी जो मुझे मिला है, कल 43 डिग्री थी और उसमें 25,000 से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ता रोड शो में मौजूद थे। तो यह उनका स्नेह है, उनका प्रेम है, बिल्कुल, जो मुझे ज़मीन से जोड़े रहता है। ज़मीन से जुड़े रहता है। ज़मीन से जुड़े हुए नेता आप हैं। और हमने भारतीय जनता पार्टी से, जैसे आपने जिक्र किया कि जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी को अगर समझना चाहें आपके नज़रिए से, देखिए यहाँ बीजेपी में जो एक कार्य करने का तरीका है, जो यहाँ कार्यभार होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। लेकिन अगर हम देश के कई दलों को देखें तो वहाँ एक ही परिवार के लोग एक ही पार्टी में लगातार पद संभालते रहते हैं, किसी बाहर वाले को या किसी अन्य को मौका नहीं दिया जाता। बीजेपी का क्या फॉर्मूला रहता है, बीजेपी वालों में क्या भावना रहती है कार्य करने की? बीजेपी में किसी को पद नहीं मिलता, पद नहीं मिलता, बीजेपी में दायित्व मिलता है। दायित्व मिलता है। और जब दायित्व मिलता है तो हर कोई के यह जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें जितने समय के लिए यह दायित्व मिला है उसको अच्छे से अच्छे कैसे कर सकें। और भाजपा की यह खासियत है कि हमारा मंडल से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक सभी परिवर्तनशील है और सब खुशी से आते हैं और उससे ज़्यादा खुशी से उस पद से हट भी जाते हैं। किसी को यह नहीं लगता है कि भाई मुझे यह पद में बरकरार रहना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही एकमात्र कारण है जिससे हम 2 से 303 का सफ़र तय किए और अब की बार तो 400 पार होना ही है। बिल्कुल। हम लगातार इस सफ़र में कई उन मुद्दों तक पहुंच रहे हैं जो कि ना सिर्फ आम जनता के मुद्दे हैं, बल्कि आम लोगों को जानने में दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। मोदी जी के बारे में लगातार आप कई बातों का आपने जिक्र किया है, लेकिन एक ऐसा सपना हमारे देश का पूरा हुआ जो शायद 500 वर्षों के बाद हुआ और किसी ने सोचा नहीं था। जब आप भी 20-22 बरस के रहे होंगे, या जो भी दौर आपने देखा होगा, 1992 बाबरी विध्वंस, राम मंदिर के लिए कितने लोग लगे रहे, कितने लोगों ने कार सेवा की, गोलियां खाई, मतलब एक अलग वो दौर था।
उस दौर में किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। और जब 22 जनवरी का वो दिन हम लोग देखते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजते हैं, और आपके बारे में हमको ये जानकारी मिली है कि आपके बेटे की सगाई थी और उसके 3 दिन बाद, कुछ दिन बाद शायद आप पूरे परिवार के साथ अगले ही दिन पहुंच गए थे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। तो क्या वो उत्साह है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? यह हम लोगों के लिए एक स्वाभिमान का मुद्दा था। मैं एक छात्र था, मेरे पिताजी 2 बार बाबरी मस्जिद आंदोलन, जो राम मंदिर आंदोलन है, उसमें वह जेल गए। अच्छा, कार सेवा की उन्होंने। कार सेवा के दिन भी वो 92 में वहीं पर मौजूद थे। और इसलिए पूरा परिवार हम लोग जुड़े रहे हैं और प्रत्येक जनता जुड़ी रही थी। हम तो मेडिकल कॉलेज में थे जिस दिन वह घटना घटी, उस दिन हम लोग मेडिकल कॉलेज में हम लोग मौजूद थे। पर उसके पहले जो स्ट्रगल हुआ, उसके पहले जिस तरह से कार सेवकों की हत्याएं मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा की गई, वह बहुत ही दुखदायी थी। और हम उसके प्रति इतना हमारा समर्पण था, हर व्यक्ति का समर्पण था। मैंने अपने जीवन में जो 22 जनवरी को दृश्य देखा है अपने क्षेत्र में और पूरे भारत में, वह हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम लोगों के लिए ये सब एक मुद्दा नहीं था, यह एक हमारे क्या दिल की इच्छा थी कि प्रभु श्री राम का जहाँ जन्म हुआ है वहीं उन्हें विराजना चाहिए। और यह दुनिया को हर किसी के लिए यह मुद्दा था। कभी भी प्रभु श्री राम वहीं पर थे, वहीं रहे। जब विवाद भी चला तो भी उसको जन्मभूमि ही माना गया, जन्मभूमि ही रहा। और इसलिए जब मंदिर बना तो 2 पीढ़ियों का संघर्ष तो मैंने स्वयं देखा है। आज ये दिन जब देश के लोग देख रहे हैं तो एक जो पल जो हमें महसूस होता है, लगता है कि कोई काम नहीं पूरा हुआ है, एक भावना की पूर्ति हुई है, एक भाव पूर्ण हुआ है। इस भावपूर्ण माहौल में अब हम चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि बातें सुनते सुनते थोड़ा मैं भावुक भी हो गई थी, क्योंकि राम मंदिर का जब भी जिक्र होता है मन में एक अलग सा भाव जग ही जाता है। युवा वोटर को आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का वक्त है और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए उन्हें क्यों वोट करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी अभी कर रही है और एनडीए गठबंधन जो कुछ भी कर रहा है, वह वर्तमान समय के लिए नहीं कर रहा। हम उस भविष्य के लिए कर रहे हैं जब भारत पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसे वह पहले था। यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश में सभी प्रकार के उद्योग से लेकर के विचार दोनों पर थे। एक तरह से यह आप कहिए तो पूरी दुनिया की राजधानी थी, चाहे वह आस्था की राजधानी हो, चाहे वह नए विचारों की राजधानी हो, चाहे वह उद्योगी की राजधानी हो। उसके लिए हम समर्पण कर रहे हैं। और आज ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि वह मोदी गारंटी दे रहे हैं कि हम 2029 के चुनाव से पहले दुनिया के तीसरे बड़े देश होंगे और 2070 में हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। बिल्कुल। और इसी प्रेरणा के साथ कि आप सबको वोट ज़रूर करना है, हम लोग इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और कुछ खट्टी मीठी बातें हुई। और ये जो चुनाव का समय है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है और थक जाते, लेकिन आप नहीं थके, आपकी चमक बरकरार है अभी भी चेहरे पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और वक्त दिया। दर्शकों, आपसे भी विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।